Hello everyone. So today we are going to start our new chapter from class 12, that is chapter number 13 nuclei. So इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? For example, what is a nuclei? For example, ये हमारा कोई एटम है, उसमें ये आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके अंदर उसके जो सेंटर में होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड वो सेंटर में कंसनट्रेटेड होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियाई इज़ अ प्लूरल वर्ड फॉर न्यूक्लियस. सो इस न्यूक्लियस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी दौरान उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. उन्होंने कहा था कि मोस्टली जो पार्टिकल हैं वो सेंटर ऑफ एटम से बाउंस बैक हो रहे हैं, मतलब कि वहाँ कुछ कंसनट्रेटेड डेंस पार्टिकल है, डेंस मास है, एंड उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. दिस वाज अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. एंड न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? ओवरऑल न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो इट इज़ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. एंड 99% ऑफ मास ऑफ एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस. मतलब कि अगर ये हमारा एटम है, ये टोटल हमारा एटम है, तो इसका जो मास है वो पूरा का पूरा सेंटर पे कंसनट्रेटेड होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास ज़्यादा होता है. इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही लाइट पार्टिकल है, तो उसका मास कम होता है. तो मोस्टली जो मास है, अगर मान लो कि एक हमारे पास एटम है, उसका मास 100 ग्राम है, तो उसमें से जो 99.9 ग्राम मास है वो हमारा न्यूक्लियस का ही होगा. न्यूक्लियस का 99.9 ग्राम मास होगा. एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका सिर्फ 0.1 ग्राम मास होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही हल्का पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नाउ अब हम साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है वो न्यूक्लियस का बहुत छोटा होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और पूरा ये एटम होगा, तो आप देख सकते हैं कि एटम का साइज़ बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस का साइज़. तो हमारा साइज़ ऑफ न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है, एंड जो साइज़ ऑफ एटम है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है. ठीक है, तो साइज़ ऑफ, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, जो हमारा साइज़ ऑफ एटम है वो बहुत ज़्यादा होता है साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के कंपेरेटिवली. लेकिन जो मास ऑफ एटम है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम एज मास ऑफ न्यूक्लियस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस. नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अटोमिक मासेस. सो हमारे जो एटम्स हैं उनका जो हम मास वगैरह हम उसको AMU यूनिट में मेज़र करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम ग्राम में भी मेज़र करते हैं मास को और AMU में भी करते हैं. तो व्हाट इज़ 1 AMU? AMU को यहाँ डिफाइन किया हुआ है. सो मास ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई आर गिवन इन AMU, अटोमिक मास यूनिट. मतलब कि हम एटम और न्यूक्लियाई के मास को AMU में हम मेज़र कर सकते हैं, एक यूनिट है ये. तो 1 AMU को कैसे डिफाइन किया जाए? इट इज़ डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, मतलब कि मास ऑफ C612 एक एटम लिया एंड उसको हमने 112 से डिवाइड कर दिया. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU. इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ C6 एटम. सॉरी. सो वी विल फाइंड व्हाट इज़ 1 AMU इन टर्म्स ऑफ kg. मतलब 1 kg में इसका मतलब कितना है? सो हमें पता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारा एवोगेड्रो, अगर हमने मॉलिक्यूलर मास जितना कोई हमने एलिमेंट लिया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? उसमें एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे. फॉर हम एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बन का, हमने एग्जांपल लिया है C6 का. तो उसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास लिया, मीन्स 12 ग्राम का अगर हमने कार्बन लिया, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? उसमें 6 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे. ठीक है, तो मतलब कि 12 ग्राम में इतने एटम्स हैं, मतलब कि इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है. तो एक एटम का मास कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻23 ग्राम. दिस इज मास ऑफ 1 एटम. एक एटम का मास इतना है. ठीक है, तो 1 AMU कितना था? 1/12 ऑफ मास ऑफ C612 मीन्स 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम. तो ये हमारा 1 एटम का मास है, इतना हमने फाइंड किया था यहाँ. तो दिस विल बी 1/12 × 12 ऑफ दिस. It will be 1.6 × 10⁻⁻27 kg. It means this is the मतलब 1 AMU को
हम kg में इतना एक्सप्रेस करेंगे, 1 AMU इक्वल्स टू दिस kg। सो हमें ये पता है कि दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटोन। एक प्रोटोन का मास भी इतना ही होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो 1 AMU इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मतलब या फिर मास ऑफ प्रोटोन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में भी हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे कि हीलियम का ले सकते हैं। हीलियम का जो मास है हम उसको बोलते हैं 4, अप्रॉक्सीमेटली दैट इज इक्वल्स टू 4 AMU। 4 AMU अप्रॉक्सीमेटली हीलियम का मास होता है, क्योंकि हीलियम के अंदर हमारे पास 2 प्रोटोन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए, तो हमारा मास अप्रॉक्सीमेटली 4 AMU होता है। सो दिस इज AMU। So there is one more unit in which we can convert AMU, that is electron volt। तो हम 1 AMU को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करते हैं, एंड दिस इज कन्वर्जन फॉर्मूला that 1 AMU equals to 931 MeV। MeV is a form of energy and AMU is a form of mass। So here we can see that the mass is converted into energy। We will learn it further, that mass energy equivalence relation, that how mass is converted into energy। So we have to learn this is important formula, that 1 AMU is equals to 931 MeV। So now this was all. Now we will go to our next topic, that is discovery of neutron। So as we know that neutron is a neutral particle। So it was observed that there are 3 elements, it was 1H1 hydrogen, 1H2 deuterium and 1H3 that is tritium। सो सब पे चार्ज कितना है, +1 है, क्योंकि सब में प्रोटोन जो है वो 1 प्रोटोन है, लेकिन उनका जो मास था वो दैट वाज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। मास इज़ 1:2:3। तो उन्होंने बोला प्रोटोन तो एक एक ही है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। इसका मतलब कोई और पार्टिकल है जो चार्जलेस है, जिसका चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास है। तो इट वाज चैडविक, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन के अलावा भी एक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, एंड उसका मास अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटोन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चैडविक गॉट नोबेल प्राइज टू डिस्कवर फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो रदरफोर्ड था, उन्होंने सिर्फ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से इतना बताया था कि सेंटर में कुछ न्यूक्लियस है एंड वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेकिन उसके अंदर प्रोटोन भी हैं एंड न्यूट्रॉन भी है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो चैडविक ने की थी। सो नाउ एज वी नो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन सब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर अकेला न्यूट्रॉन अगर फ्री रहे, फ्री न्यूट्रॉन इज़ अनस्टेबल। जैसे कि एक प्रोटोन अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वैसे ही न्यूट्रॉन भी बाहर नहीं रहता है, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही स्टेबल होता है। तो अगर फ्री न्यूट्रॉन रहेगा तो वो अनस्टेबल होगा, दैट विल बी, वो ब्रेक कर जाएगा। एक न्यूट्रॉन ब्रेक कर जाता है एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटोन में, और एक ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि इसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। So a neutron is break into a free neutron will break into electron and proton। Now this is how we are going to represent an atom। So for example हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियाई है, this is a nuclei and we have 3 protons in it। We are having it the plus signs, this is showing 3 protons, these are 3 protons, and these yellow circles are representing protons and these white circles they are representing neutrons। So we have 4 neutrons। So the number of protons are represented by Z। So we have here Z equals to 3। This is number of protons, and total number of nucleons means proton plus neutron, that is represented by A। So A हमारा कितना है, total number of protons that is 3 plus total number of neutrons that is 4। So this is 7। 7 is what? 7 is our total number of nucleons। Nucleons means
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो हमारा इधर प्रोटॉन जो है हमारे वो 3 हैं, न्यूट्रॉन हमारे जो हैं वो 4 हैं, लेकिन न्यूक्लियॉन्स हैं जो इनको टोटल मिला दिया हमने, दैट इज़ 7। तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमारे टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो, मतलब कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो हमारे टोटल कितने थे 7। न्यूक्लियॉन्स में से हम प्रोटॉन मतलब 3 माइनस कर देंगे तो हमारे 4 जो है वो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस Z। A माइनस Z मीन्स 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड अवर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो एंड अगर हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम X लिखते हैं, मतलब एटम को लिखेंगे हम, एंड वी राइट Z, हम उसके पैर में Z लिखते हैं, एंड A हम वो लिखते हैं एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं एक हीलियम का, तो हमें पता है हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, फाइन। तो इसमें हमारा अगर हम लें तो हमारा जो Z है, Z हमारा 2 है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे कितने हैं, Z इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज़ 2, एंड A हमारा होता है दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो हमारा A कितना हो जाएगा 4। तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट, वी विल रिप्रेजेंट इट हीलियम, इसके पैर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज़ 2, एंड ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज़ 4। So this is how we represent helium nuclei. And now we can also represent same we are representing oxygen. Let me represent carbon. In carbon we are having, for carbon we are having 6 protons and 6 neutrons. सो वी विल राइट कार्बन का एक हम उसका नंबर रिप्रेजेंटेशन जो होती है C लिखेंगे, एंड इसके पैर में लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दैट इज़ Z। Z हमारा कितना है 6 है, तो वी विल राइट 6, एंड देन वी विल राइट A। A इज़ मास नंबर दैट इज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज़ 6 प्लस 6 दैट इज़ 12। दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द कार्बन। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द एटम और अ न्यूक्लियस। सो एज वी नो दैट एटम इज़ न्यूट्रल, सो जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम के केस में हमारे 2 प्रोटॉन थे, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करेंगे एटम में तो वो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, दिस इज़ न्यूक्लियस, एंड इसके आसपास हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि जो टोटल एक एटम है वो न्यूट्रल हो। इसमें हमारे पास कार्बन के केस में 6 प्रोटॉन थे, तो हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। सो व्हाट इज़ आइसोटॉप? सो एक याद करने का तरीका है, टॉप मीन्स टॉप ऊपर है एंड बार मीन्स बार नीचे है। तो टॉप में हमारा जो ऊपर है मतलब A जो है वो चेंज होगा, एंड जो बार है उसमें जो बार मीन्स नीचे, मतलब नीचे वाली जो Z है वो चेंज होगा। सो दिस इज़ जस्ट अ मेमोराइजिंग टिप। सो इसमें आइसोटॉप्स वो होते हैं, वो वाले एटम्स जिसमें हमारा Z जो है वो सेम होता है लेकिन A जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 1H1, 1H2 एंड 1H3। इसमें सब में तीनों केसेस में हमारे पास एक एक प्रोटॉन है, लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रॉन है जो हमारे पास मास नंबर है दैट इज़ A वो अलग अलग है। इसमें हमारा मास नंबर 1 है, इसमें मास नंबर 2 है, इसमें मास नंबर 3 है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोटॉप। हाइड्रोजन, ट्रिटियम आर एग्जांपल ऑफ आइसोटॉप। सो नाउ वन मोर एग्जांपल इज़ कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इन सब में जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 6 ही हैं, लेकिन इसमें जो हमारा एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर बोल सकते हैं 12, 13 एंड 14, वो अलग अलग चेंज हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, हमारा जो Z है वो अलग अलग होता है, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हमारा एटॉमिक मास है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो सेम होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक कैल्शियम एंड आर्गन।
कैल्शियम एंड आर्गन, इसमें हमारा प्रोटॉन्स डिफरेंट है, 20 है, इसमें 18 है, लेकिन इसमें हमारा जो एटॉमिक मास है दैट इज सेम 40 एंड 40. सेम वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन. कार्बन में इसमें 6 हैं हमारे, C14 एंड नाइट्रोजन 14. इसमें हमारे एटॉमिक मास सेम है, लेकिन इसमें हमारा जो Z है वो डिफरेंट है. नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोटोन. आइसोटोन वो एटम्स होते हैं जिनमें हमारे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स A-Z. फॉर एग्जाम्पल H1H3 एंड 2 Helium-4. अगर 1H3 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 3-1 दैट इज़ 2. एंड हीलियम वाले केस में भी हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 4-2 दैट इज़ 2. तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों केसेस में सेम है. सो दीज बोथ आर आइसोटोन्स. So now next is this case 8O16 and 6C14. In the both case neutrons are 16 minus 8 that is 8 and 14 minus 6 that is 8. So these both are example of isotones. So now we are going to our new topic that is nucleus size. मतलब कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना बड़ा है, उसका साइज़ छोटा है या बड़ा है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट वी विल स्टडी. सो अभी तक हमने क्या क्या किया. हमने न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. एंड हमने न्यूक्लियस के साइज़ की बात की कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एटम. एंड हमने न्यूक्लियर के मास की बात की कि न्यूक्लियर का जो मास होता है दैट इज़ कंपेरेबल टू मास ऑफ एटम, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी लेस. एंड जो न्यूक्लियस होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है. एंड देन वी डिस्कस की जो न्यूक्लियस का मास है उसको हम AMU में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड 1 AMU अप्रॉक्सीमेटली एक प्रोटोन के मास के इक्वल होता है. एंड एक प्रोटोन का मास एक अप्रॉक्सीमेटली एक न्यूट्रॉन के मास के ही इक्वल होता है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻27 kg. बट इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है दैट इज़ 9.1 × 10⁻31 kg. This is mass of electron and this is mass of proton or neutron. So here we can see it is 10⁻27 and it is 10⁻31. मतलब कि this is lighter. इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है. एंड देन वी हैव डन दैट कि चैडविक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की इन द न्यूक्लियस. उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया. एंड देन वी स्टडीड कि एक एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके पीरियोडिक टेबल में हम उसके एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं एंड एटॉमिक मास को हम ऊपर लिखते हैं. एंड देन वी हैव डन आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट न्यूक्लियस साइज. सो एक्सपेरिमेंट्स शो दैट कि जितने ज़्यादा अगर हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं, जितने ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियॉन हैं उतना ही ज़्यादा क्या है, एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा. सो experiment shows that volume of nucleus is directly proportional to number of nucleons. For example, helium का जो वॉल्यूम है वो कम होगा as compared to आयरन का. हीलियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 4. इसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन हैं. लेकिन आयरन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 56. तो इसमें ज़्यादा हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा. वॉल्यूम मीन्स उसका ज़्यादा होगा. So volume of nucleus is directly proportional to number of nucleons. So अगर मान ले कि अगर radius of nucleus हमारा capital R है, this is radius of nucleus, so volume will be 4/3 pi r cube. That is directly proportional to A. A is number of nucleons. So we can see that R cube is directly proportional to A. R cube is directly proportional to A. So R is directly proportional to A की power 1/3. So here constant of proportionality is R naught and its value is 1.2 Fermi-meter. R naught, this constant की value है 1.2 Fermi-meter, that is 1.2 × 10⁻⁻15 meter. So this is important that R is equals to R naught A की power 1/3, where R is मतलब कि न्यूक्लियस का रेडियस and R naught is constant and A is number of nucleons. So you have to learn this formula, you have to remember this. Now we are going to do a question. That is, we have to find the ratio of
न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स, मतलब दो हमें एलिमेंट दे रखे हैं, इनके हमें न्यूक्लियस के रेडियाई की रेशो फाइंड करनी है. सो रेडियस ऑफ बेरिलियम अपॉन radius of beryllium upon radius of aluminium. We know that is equals to r naught a की power of beryllium 1/3 and r naught a की power aluminium 1/3. R naught से R naught cancel. This is atomic mass of beryllium, means this 9, and this is atomic mass of aluminium, that is 27. 27 इसकी power 1/3. So it will be 1/3 की power 1/3. So this is the ratio of radius of beryllium and aluminium. So now we have done the nuclear volume. हमने रेडियस का हमने देख लिया है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस का रेडियस बड़ा होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डू न्यूक्लियर डेंसिटी. इट इज डेंसिटी दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. सो मास ऑफ न्यूक्लियस मीन्स कि अगर हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है हमारे पास और एक न्यूक्लियॉन का मास MPa. दिस इज A इज number of nucleons and MP is mass of one nucleon. तो हमारे पास मास ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा MP इंटू A. MP मीन्स एक न्यूक्लियस का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हमारे पास हैं उनका मास. दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस. डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 pi r cube, where r is the radius of nucleus. So we can write MPa and 4/3 pi. From the above formula we can write r cube as r naught cube A. We have done this here already. R 4/3 pi r cube, and it was constant of proportionality, that is r naught A. R cube is r naught cube A. We can cube here and we will find that. So now A से A cancel हो जाएगा and mass of proton is 1.6 into 10⁻⁻27 into 4/3 into pi, that is 3.14, and r naught का cube. We know that r naught is a constant and its value is 1.2 into 10⁻⁻15 का cube. This is r naught cube, and now we will solve it. We will get 2.29 into 10⁻17 kg per meter cube. So this is the value of nuclear density. Means nucleus जो है हमारा इतना dense है. So जैसे कि हमारा जो वाटर है उसकी डेंसिटी 10⁻3 होती है एंड न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17 आई है. मतलब वाटर से भी कई ज़्यादा गुना डेंस है हमारा जो न्यूक्लियस है. इट इज़ 10⁻3 एंड इट इज़ 10⁻17. मीन्स इट इज़ ह्यूज डिफरेंस. सो जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज. मीन्स न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही हमारा वेरी डेंस पार्टिकल है. उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत क्लोजली पैक्ड है. सो न्यूक्लियर इज़ अ वेरी हैवीली डेंस. एंड जो न्यूक्लियर जो डेंसिटी है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आई है. दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन ए और जेड, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है. तो न्यूक्लियस डेंसिटी इज़ सेम फॉर ऑल एलिमेंट. चाहे आप हीलियम लो, चाहे आप आयरन लो, चाहे आप ऑक्सीजन लो, सबकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इतनी ही सेम ही आएगी. दैट इज़ अ वन कांस्टेंट वैल्यू. सो नाउ the next topic, that is energy mass equivalence. So this was given by the scientist Einstein, and this energy mass equivalence says that E equals to mc square. This is E is energy and m is the mass. So this formula gives us the relation between mass and energy. So this formula says that mass can be converted into एनर्जी. मतलब कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है. दिस इज व्हाट द आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस से.
फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग कि 1 ग्राम मास है, तो उस 1 ग्राम मास से हमने एनर्जी बनाई। फॉर एग्जांपल यूरेनियम वगैरह होते हैं, उसमें जैसे एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं, तो उसमें जो यूरेनियम का मास है वही जो है वो थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है, जो मास है वो लॉस होके हमें एनर्जी देता है। दैट इज़ वो पूरा एकदम आग निकलती है, धुआं निकलता है, दैट इज़ एनर्जी। सो फॉर एग्जांपल हमने एक 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लिया, तो हमारा मास कितना है, हमारा 1 ग्राम। 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ kg। तो उस 1 ग्राम सब्सटेंस से कितनी एनर्जी बन सकती है, तो E इक्वल्स टू कैलकुलेट एनर्जी इक्वलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब इस मास से कितनी एनर्जी बन सकती है। 1 ग्राम का अगर हमने सब्सटेंस लिया तो कितनी एनर्जी बन सकती है। सो E इक्वल्स टू mc²। सो मास इज 10⁻³ -3, and what is c²? c is the speed of light, that is 3 into 10⁸ का square. So it will be 9 into 10⁻16 into 10⁻⁻3. So it will be 9 into 10⁻⁻13 joule, सॉरी +13 जूल। सो सिर्फ 1 ग्राम हम अगर हमने सब्सटेंस यूज़ किया तो हमारे पास 9 into 10⁻13, मतलब इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज एनर्जी। मीन्स अगर हम स्मॉल अमाउंट का अगर हम कोई मास यूज़ करें सिर्फ 1 ग्राम का, तो उससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जीज जो बनाते हैं हम, वो इसी पे बेस्ड है कि हम थोड़े से ही मास में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो this is, now we are going to our next topic, that is binding energy. This is also based on the energy mass equivalence relation. So this is very important topic from the exam point of view for board exams. So what is binding energy? बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको एक साथ रखने में जो एनर्जी यूज़ होती है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बाइंड करके रखती है, मतलब वो कहीं दूर ना चले जाएं, रिपेल ना कर जाएं, इसलिए जो एनर्जी जो लगती है, एनर्जी जो यूज़ होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो दिस इज़ वन डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, दैट बाइंडिंग एनर्जी इज़ द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। And it is also, there is one more definition, that binding energy is amount of work done required to be done to separate the nucleons and infinite distance apart. अगर हमारे पास ये न्यूक्लियॉन्स हैं एंड हमें इन सब को दूर दूर करना है, तो हमें जितनी हमें काम करना पड़ेगा, जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज़ आवर बाइंडिंग एनर्जी. सो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इक्वल्स टू mc² के बेसिस पे ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने एग्ज़ाम्पल लिया हीलियम का, हीलियम 2 हीलियम 4. तो हमने देखा कि हमारे पास 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे. ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक प्रोटॉन का मास मान लो कि 1 ग्राम है. एग्ज़ाम्पल, इट इज़ जस्ट एग्ज़ाम्पल. वैसे एक प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर होता है. दिस इज एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, बट वी आर टेकिंग कि हमारे पास एक प्रोटॉन का मास 1 ग्राम के बराबर है. इसका भी मास 1 ग्राम है, इसका भी मास 1 ग्राम है एंड इसका भी मास 1 ग्राम है. तो पहले हमारे पास जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ 4 न्यूक्लियॉन्स इन दिस केस इज़ 4 ग्राम. हमारे पास 4 ग्राम है. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि पहले जो 4 ग्राम था, जब ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हो गए, व्हेन दे बाउंडेड इन न्यूक्लियस, जब वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हो गए, जब इन्होंने इकट्ठा मिल के एक न्यूक्लियस बना दिया जिसमें ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो हमें फाइंड किया कि एनर्जी दैट मास डिक्रीजेस. मतलब कि एक्सपेक्टेड था कि इनका मास जो है वो 4 ग्राम होना चाहिए. लेकिन व्हाट वी ऑब्जर्व्ड
कि जो मास था वो 4 ग्राम नहीं था, बल्कि इट वाज लेस देन 4 ग्राम, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इट वाज 3.3 ग्राम. Just let it take as 3.2 ग्राम. ठीक है. सो ऑब्जर्व्ड मास वाज लेस देन एक्सपेक्टेड. तो हुआ क्या कि जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पहले फ्री थे, लेकिन अब वो एक न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो जब वो न्यूक्लियस के अंदर गए, सो देयर इज लॉस ऑफ मास. तो ये मास कहाँ गया? तो दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ये मास जो है वो एनर्जी में चला गया, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड इन बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स. मतलब कि इन प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन को पास पास लाने में जो एनर्जी यूज़ हुई, दैट इज़ वो कहाँ से एनर्जी आई? वो लॉस ऑफ मास से एनर्जी आई. सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि जो 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उनका मास फॉर एग्जांपल हमने 4 ग्राम लिया, वो फ्री थे पहले, लेकिन जब वो एक न्यूक्लियस के अंदर आए तो उनका मास थोड़ा सा कम होगा, 3.2 ग्राम हो गया. तो ये मास कहाँ गया? सो दिस मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एंड ये एनर्जी कहाँ लगी? ये हमें इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में एनर्जी लगी. सो दिस एनर्जी इज़ व्हाट वी कॉल बाइंडिंग एनर्जी. जो उनको न्यूक्लियॉन्स को एक साथ लाने में एनर्जी हमें चाहिए होती है, उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी. सो दिस लॉस इन मास, जितना ज़्यादा मास लॉस इन मास हुआ है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अवर बाइंडिंग एनर्जी. वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है. सो दिस इज अवर बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट. मतलब कि देयर इज अ लॉस इन मास, दिस इज ऑल्सो नोन एज मास डिफेक्ट. This is also known as mass defect. So loss in mass is corresponding to binding energy. ठीक है. So next we are going that what is binding energy. So as energy mass equivalence formula से हमने देखा था, एनर्जी हमारी होती है mc² के इक्वल. सो हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम द मास डिफेक्ट. जितना मास डिफेक्ट हुआ है वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो बाइंडिंग एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग जो मास है दैट इज़ मास डिफेक्ट, दैट इज़ डेल्टा m इंटू c². नाउ व्हाट इज़ डेल्टा m? What is delta m? So as we have seen in this example, let us clear it. सो एज वी हैव ऑब्जर्व कि जो पहले हमारा मास था वो 4 ग्राम था, एंड जो बाद में हमारा मास आया दैट इज़ 3.2 ग्राम. सो इस केस में हमारा मास डिफेक्ट है दैट इज़ 4 माइनस 3.2 ग्राम, इट मीन्स 0.8 ग्राम. तो जो 0.8 ग्राम है यही हमारा क्या है? मास डिफेक्ट. यही जो मास है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर. सो हमारा मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट को हम डिफाइन करते हैं दैट इज़ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मीन्स जितने भी हमारे पास टोटल मास था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इनका मास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनका मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. मीन्स जो ये फाइनल में जो हमारे पास न्यूक्लियस बनी उसका मास. सो इट इज़ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. सो टोटल नंबर हमारे पास प्रोटॉन कितने होते हैं? Z. और एक प्रोटॉन का मास है mp. सो इसका हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास कितना होगा? Z इंटू mp. सो नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं a माइनस Z. दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड एक न्यूट्रॉन का मास है हमारे पास mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज व्हाट? दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस. So this is our mass defect. This is what mass defect is defined as. So binding energy is mass defect. This is mass defect into c². So this is delta m into c². So this is how formula for binding energy.
सो बाइंड जो हमारा मास डिफेक्ट हुआ था, मतलब कि जो हमारा मास लॉस हुआ है, वो वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. So this is important for exam point of view. Now we are going to our next topic, that is binding energy per nucleon. So what is binding energy per nucleon? It is average energy required to remove one nucleon from the nucleus to infinite distance apart. For example, ये हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस है, इसमें से मुझे एक न्यूक्लियन निकाल के इसको मुझे इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना है. तो जितना मुझे एनर्जी लगेगी, जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए, ओनली वन न्यूक्लियन. तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो यहाँ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये है हमारे पास मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, और ये है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो हम देख रहे हैं, अगर ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज हीलियम, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज आयरन एंड दिस इज यूरेनियम. सो अगर किसी की एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, मतलब अगर हमें इसका एक न्यूट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, मीन्स वो जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल है. और अगर कोई न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें हमें एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब कि हमें वो ज़्यादा टाइटली बाउंड है ही नहीं, मतलब वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल नहीं है या फिर वो ज़्यादा वीकली बाउंडेड है. सो अब हम इस ग्राफ की कुछ ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ एंड ऑब्जर्वेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन, दैट इज़ 8.8 MeV पर न्यूक्लियन. तो जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है आयरन के कॉरस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम है, दैट इज़ 8.8 एंड दिस इज एन MeV. सो iron is the most stable nuclei in the periodic table. Iron having the mass number 56 is the most stable nuclei. This is the most stable nuclei of our periodic table. So now what does the second observation say? Helium, carbon and oxygen are more stable than their neighboring nuclei. As we can see, binding energy per nucleon जितनी ज़्यादा होगी, binding energy पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी, मतलब वो उतना ही स्टेबल है. तो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर नेबर्स. इसका मतलब हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन है वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू देयर नेबर्स. देयर इज़ पीक हेयर इन हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. नाउ the next is that binding energy per nucleon for atomic mass जो है 30 से 170 has flat curve. जो ये यहाँ ये वाले जो हमारे पास ये वाला जो रीजन है जहाँ ये वाला जो रीजन है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास ए जो है हमारा 30 से 170 के बीच में है, इनकी सबकी जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो थोड़ी ज़्यादा है. इट मीन्स ये सब जो न्यूक्लियंस है वो स्टेबल है. ऑल द न्यूक्लियंस कॉरस्पॉन्डिंग टू हेयर आर रिलेटिवली स्टेबल. सो दीज वर द 3 ऑब्जर्वेशंस. नाउ एज वी कैन सी दैट जो यहाँ पर हमारे पास एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हैं. तो होता क्या है, 2 फिनोमिनाज हैं जो देखे जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए. तो जो फिनोमिनाज जो हमें देखे गए हैं, दैट इज़ फ्यूजन एंड फ्यूजन. तो व्हाट इज़ फ्यूजन? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. जो फ्यूजन का मतलब होता है द टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई. जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करते हैं ताकि वो एक हैवी न्यूक्लियाई बन जाए, क्योंकि जो हैवी न्यूक्लियाई होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल 1H2 एंड 1H2 ज्वाइन करके बन रहे हैं 2He3, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन हो रहा है
न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. सो हियर वी कैन सी जो दो लाइट पार्टिकल्स हैं वो एक हैवी पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ फ्यूजन. अब जो बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई हैं वो जो हैं वो दो लाइटर, व्हाट इज़ फ्यूजन, जो दो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऐड करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं. दिस इज़ व्हाट फ्यूजन इज़. एंड व्हाट इज़ फ्यूजन, एक बड़ा पार्टिकल है वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ फ्यूजन. This is what fusion is. So what is fusion? Fusion means heavy nuclei splits into two or more lighter nuclei. मतलब जो heavy nuclei फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम वगैरह है वो ब्रेक होके दो लाइटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, क्योंकि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा है, तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. सो फॉर एग्जांपल एक यूरेनियम 92-235 है, उसमें न्यूट्रॉन को हम स्ट्राइक करवाते हैं तो बेरियम 56 और क्रिप्टॉन 36 में टूट जाते हैं. एंड दी टू आर रिलेटिवली स्टेबल दैन दी यूरेनियम 92. दिस इज़ वेरी अनस्टेबल. So this is the phenomena of fusion and these are seen in the nuclei. So next we will proceed to our next topic. So the next topic is nuclear forces. सो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूक्लियाई है एंड उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हैं एंड बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी इकट्ठे हैं. तो ये जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत रिपेल करते हैं एक दूसरे का एंड वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं. लेकिन फिर भी एक छोटे सा एरिया, एक न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा एरिया है, उसमें वो प्रोटॉन एक साथ रह रहे हैं. सो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स ही है जो इन लोगों को सबको साथ साथ रखती है. So what is nuclear force? Strong force of attraction which hold together the nucleons, neutron and proton, उनको साथ साथ रखती हैं in tiny nucleus of atom in spite of strong repulsive force between protons. protons में बहुत ज़्यादा strong repulsive force है, फिर भी वो साथ साथ रहते हैं and nuclear force is responsible for that. अगर nuclear force न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगी तो फिर न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं रहेगा, प्रोटॉन सब अलग अलग चले जाएंगे. So this is the nuclear force. Now characteristics of nuclear forces. तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं हमारी, न्यूक्लियर फोर्स दैट आर फर्स्ट प्रॉपर्टीज दैट आर चार्ज इंडिपेंडेंट. जैसे कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कूलम्बिक दो मासेस के बीच में, जैसे कि हमारी कूलम्बिक फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के बीच में, वैसे ही हमारी न्यूक्लियर फोर्स भी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है. सो द न्यूक्लियर फोर्स इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट. इट मीन्स द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम. मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट. सेकेंड प्रॉपर्टी इज nuclear force is strongest force in nature, means gravitational force, coulombic electrostatic force से भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो हमारी न्यूक्लियर फोर्स होती है. दिस इज़ द ऑर्डर. सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारी फोर्स होती है दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स. सबसे ज़्यादा हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है. उसके बाद हमारी कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड उसके बाद जो है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है. दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स. नाउ द नेक्स्ट इज दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स. शॉर्ट रेंज फोर्स मीन्स ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे, अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे हैं तभी एप्लीकेबल होती है. अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन बहुत दूर हैं तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होती है. इट इज़ एक्शन ओनली फ्यू फर्मीमीटर. मीन्स अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 है तभी ये फोर्स जो है वो एप्लीकेबल होती है. फ्यू फर्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर. नाउ दिस इज हाउ द न्यूक्लियर फोर्स, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. सो व्हाट इज R? R is the distance between
टू न्यूक्लियॉन्स, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जो डिस्टेंस है वो है. सो एज वी कैन सी, अगर जो डिस्टेंस है वो 10 फर्मी से ज़्यादा है तो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज फोर्स. So the force is approaching to zero. So we can see that nuclear force is negligible when distance between two nucleons is more than 10 fermi. अगर दो न्यूक्लियॉन्स में डिस्टेंस 10 फर्मी से ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगी. नाउ जैसे से हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारा आर जो है वो कम हो रहा है, मीन्स जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो पास पास आ रहे हैं. न्यूक्लियॉन्स आर कमिंग पास पास. सो जैसे जैसे हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, न्यूक्लियॉन्स जो है वो पास आ रहे हैं. सो जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स पास आ रहे हैं तो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है हमारी फोर्स है वो नेगेटिव है. फोर्स नेगेटिव है मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल है, मीन्स जैसे वो पास आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्शन में आ रही है. यहाँ जाके हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है. ठीक है. एंड इसके बाद जो है वो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगती है. ठीक है. जैसे जैसे हमारा आर जो है वो कम और ज़्यादा कम होता है तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगती है. एंड 0.8 फर्मी के बाद जो हमारी फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाती है. जहाँ फोर्स पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, यहाँ हमारी जो फोर्स है वो रिपल्सिव है. एंड जहाँ हमारी फोर्स नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में, वहाँ जो फोर्स है दो प्रोटॉन्स के बीच में, मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है. इसका मतलब एज द डिस्टेंस डिक्रीजेज फोर्स बिकम अट्रैक्टिव. यहाँ तक तो फोर्स अट्रैक्टिव बन रही है टिल 0.8 फर्मी. हाँ, 0.8 फर्मी तक हमारी जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है. ठीक है. आफ्टर 0.8 फर्मी न्यूक्लियर फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव. अगर जो दो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर वो 10 फर्मी से ज़्यादा पे हैं, मोर देन 10 फर्मी, तो उनमें न्यूक्लियर फोर्स ज़ीरो हो जाएगी. एंड अगर वो प्रोटॉन्स पास पास आ रहे हैं एंड 0.8 फर्मी तक उनमें जो है वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स रहती है, मीन्स प्रोटॉन पास पास आते हैं. अगर वो 0.8 फर्मी से और ज़्यादा पास पास आ जाएं तो ये फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो जाती है, मतलब वो रिपेल करने लगते हैं प्रोटॉन्स एक दूसरे को. सो दिस इज़ हाउ द न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज़ न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस कम होता है, पहले तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, फिर अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है एंड फिर यहाँ जो है आपकी रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है. सो यहाँ हमारी जो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, इसके बाद यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स कम होने लगती है एंड इसके बाद ये जो फोर्स है हमारी वो रिपल्सिव हो जाती है. सो दिस इज़ न्यूक्लियर फोर्स का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ दैट न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स. सो नॉन सेंट्रल फोर्स मीन्स जैसे कि हमने कूलम्स लॉ वगैरह में पढ़ा है कि जैसे कि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, जैसे कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसमें हमने पढ़ा है कि F इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय R² होती है. वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो हमारी होती है वो F इक्वल्स टू GM1 M2 बाय R² होती है. सो दीज फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ. दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ. लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² नहीं है. दिस इज नॉट लाइक दिस. सो इट डज नॉट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अगर कोई न्यूक्लियस है वो हमारा अनस्टेबल है तो फिर वो कुछ पार्टिकल्स एमिट कर देता है. ठीक है. और वो ज़्यादा थोड़ी स्टेबल पोजीशन में आ जाता है. तो फॉर एग्जांपल जो हमारे अटोमिक हमारा जैसे कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल. तो इसमें जो हमारी जो लास्ट ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स हैं, जिसमें जो हमारी लास्ट जो हमारी रो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाला होता है. इसमें जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैवी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है. इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो कुछ पार्टिकल्स को एमिट करते रहते हैं ताकि अपनी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए. सो
what is radioactivity? It is property by virtue of which a heavy element, एक heavy element disintegrate itself without being external forced by any external agent to do so. मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, वो अंदर ही अपने अंदर की वजह से अपने जो कुछ पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. एंड दिस रेडियो वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हेनरी बिक्रेल. दिस इज हेनरी बिक्रेल. द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज ऑल्सो ऑन हिज नेम. दैट यूनिट ऑफ radioactivity is becquerel. It is named after the scientist who discovered it. Now we have three types of radioactive decay. The one is alpha decay and the beta decay and the gamma decay. So in alpha decay जो न्यूक्लियस है उसमें से एक हीलियम न्यूक्लियाई निकलती है और जो बड़ा पार्टिकल है वो एक लाइटर वाले पार्टिकल में कन्वर्ट होता है. फॉर एग्जांपल एक रेडियम न्यूक्लियस है, उसमें से अल्फा पार्टिकल डिके करता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है. अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियस निकलता है और इसमें से रेडॉन निकलता है. सो वी कैन सी इसमें आपका एटॉमिक नंबर जो है 88 है एंड इसमें भी 86 + 2 88 होगा. एंड इसमें भी एटॉमिक मास जो है 226 है, इसमें भी 222 + 4 इट इज़ 226. सो रेडियम के अंदर से हीलियम न्यूक्लियस निकलता है एंड एक रेडॉन पार्टिकल भी निकलता है. सो रेडियम डिसइंटीग्रेट इनटू रेडॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल. दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल मीन हीलियम न्यूक्लियस. सो नाउ बीटा डिके. बीटा डिके के अंदर जो हमारा न्यूक्लियाई है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू वन अनदर न्यूक्लियाई. तो कार्बन जो है C14 इज कन्वर्टेड इनटू N14 एंड वन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. It doesn't mean that electron is in the nucleus. It is only during this disintegration or radioactivity that electron is emitted. Now the third decay is gamma decay, and in this radioactive decay, the nuclei emits a large amount of heat energy. In the alpha particle, there is alpha particle is coming out. In beta decay, electron is coming out or a positron. Positron is same as the electron. Mass of positron is same as electron, but the charge is +e. The charge on positron is +e, but the mass of positron is same as mass of electron. This is positron. So in gamma decay, there is a large amount of heat is emitted out. For example, this 28 nickel 60, that is an excited state and it gives a lot of heat energy, and it is converted into nickel of a stable this is an excited state and this is in stable state. So excited nuclei is converted into stable nuclei by emitting some large amount of heat energy, or large amount of energy is released. Very large amount of energy is released. So this was all about the radioactivity and nuclear forces. So this is all in this video, and the most important topic of this video was the binding energy and the binding energy per nucleon का जो ग्राफ था. So I hope this is helpful for you. Thank you and see you in the next video.